नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए घुटन भरी जिंदगी। यह हुई ना बात। यह कच्चे पक्के नींबू वाले हरे रंग का लहंगा तुझ पर बहुत फब रहा है। कहते हुए ईला ने नव्या के शरीर से सटा लहंगा चोली नीचे उतार दिया। सुबह से दिल्ली के चांदनी चौक में लहंगे की मार्केट की इतनी बारीकी से खोजबीन की जा रही थी कि अब सांझ ढले सबकी बस भूल गई थी। कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। नव्या भी लहंगे पहन पहन कर ट्राई कर करके थक चुकी थी। माँ तो इस दुकान पर अधलेटी सी पड़ी थी, आराम कुर्सी पर। नव कीर्ति शादी के लहंगे की लाजवाब वैरायटी की दुकान थी। आखिर माँ का बटुआ ढीला हुआ और बड़े बड़े 3 डिब्बे पकड़े गली के बाहर निकलकर एक ऑटो रुकाकर तीनों राजौरी गार्डन के लिए चल पड़ी। नव्या और इला दोनों सहेलियों ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग इकट्ठी की थी। नव्या के बाबूजी को एक अच्छा रिश्ता अमेरिका का मिल गया तो अपनी बेटी के भाग्य को सराहते हुए उन्होंने उसकी रजामंदी से बात पक्की कर दी थी। असल में नव्या और विराट ने आपस में वीडियो कॉल, ईमेल, यहाँ तक कि घंटों चैट भी की और जब लगा कि मानसिक स्तर मिलता है तभी हामी भरी। वह दोनों आभासी पटल पर इश्क कर रहे थे। अब 2 हफ्ते बाद उदयपुर में डेस्टिनेशन वेडिंग थी। भावी जीवन के मधुर स्वप्न संजोए हुए विराट और नव्या शादी के पश्चात एक एक हफ्ता अपने परिवारों में दिल्ली और इंदौर रहकर बादलों की पालकी पर सवार होकर अमेरिका में अपने नीड़ में आ गए थे। विराट के पास 2 बेडरूम का घर था जिसमें नव्या का रैन बसेरा होना था। विराट के परम मित्र सलभ और उसकी पत्नी ईरा ने द्वार चार करके नव्या का गृह पदार्पण करवाया। नव्या को उनकी यह अदा खूब भाई थी। नव्या ने आते ही ईरा से बहुत कुछ सीखने का यत्न किया। विराट ने उसे दाहिने हाथ की ड्राइविंग सिखाई और 2 महीने बाद ही उसने ड्राइविंग की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर लाइसेंस ले लिया। साथ ही साथ में वह घर के लिए खरीदारी भी खूब कर रही थी और पैसे खर्चने की आत्मसंतुष्टि का भाव उसमें उत्साहवर्धन किए रहता था। जीवन में आती निराशा और एक रास्ता को तोड़ने के लिए शॉपिंग करना बहुत सफल उपाय होता है, लेकिन यहाँ तो ऐसा मौका आया ही नहीं। वह मस्त थी। साथ ही साथ नव्या ने नौकरी के लिए आवेदन भी भेज दिए थे कई जगह। कोई जल्दी तो थी नहीं। वह गृहस्थी बसाने में बहुत मस्त हो गई थी। विराट को भी जीवन का आनंद आ रहा था। 5-6 महीने बाद 2-3 जगह साक्षात्कार देने के बाद उसकी नौकरी लग गई थी। अब वह दुगुने उत्साह से भर उठी थी। जीने का ढंग बदलने लगा था। नव्या बहुत मेहनत कर रही थी, विदेश में गोरों की संगत में। काम का बोझ भी बहुत था तो कई बार पतिदेव को पत्नी सुख से भी वंचित रह जाना पड़ता था, जिससे वह बहुत खिन्न हो जाता था। शादी की दूसरी सालगिरह आते तक पता ही नहीं चला नव्या कब गर्भवती हो गई थी। उसे डबल बधाई मिल रही थी, मित्रों से एवं परिवार से। उनके घर नन्ही वान्या आ गई थी। तीसरी सालगिरह पर उन्होंने नया घर ले लिया था। वान्या चलने लग गई थी तो मम्मी पापा के पास आकर लाड लड़ाती थी, जिससे खुशी का माहौल बन जाता था। डे केयर में भी वह मम्मी का बेसब्री से इंतजार करती थी। विराट भी उससे खेलने के लिए घर आने की जल्दी करता था। सब कुछ ठीक चलने लग गया था कि तभी पता चला नव्या के पांव पुनः भारी हैं। नव्या की डिलीवरी पेट चाक करके हुई, बेटा हुआ। विराट को भी कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेनी पड़ी। इस तरह की परेशानियों से घिरे विराट को हर दिन चिड़चिड़ाहट होने लगी थी। वह हर बात पर नव्या पर गुस्सा निकालता। नव्या से अपनी सेहत का तो क्या, बच्चों का ध्यान भी नहीं रखा जा रहा था। ऊपर से विराट का क्रोध सहना उसकी भी बस बोल गई थी। वह नन्हे भाई को देखकर खूब प्रसन्न होती थी और उसे काका कहती थी। उसके साथ ही छोटे काके विराज को भी डे केयर सेंटर में डाल दिया गया। वहां अपने चेंबर में वान्या काका काका कहकर रोती थी। जब उसे काका के चेंबर में ले जाते तो चुप कर जाती थी। वह वहां से हटने को तैयार नहीं होती थी, जिससे सब बच्चे डिस्टर्ब होते थे। अपने चैम्बर में आकर वह रोती थी, जिससे सब बच्चे रोने लग जाते थे। वहां की मैडम लोग बहुत तंग आ गई थी उससे।
उन्होंने नव्या को कह दिया कि वह उनके बच्चों को नहीं रखेंगी, उनका कुछ और इंतजाम कर लें। नव्या नई परेशानी से घिर गई थी। ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही थी। अब वह बिना वेतन के छुट्टी ले रही थी। उसने विराट से कहा तो उसने साफ मना कर दिया। विराट चाहता था कि नव्या सिर्फ उसकी ओर ध्यान दे। पहले नव्या की नौकरी उसे बोझ लगती थी, अब बच्चे उसे बोझ लगने लग गए थे। इस मामले में वह बहुत सनकी था। वह उल्टा उसी को डांटने लगा। मेरा ख्याल है तुम नौकरी छोड़ दो या 3-4 वर्ष का गैप डालकर फिर से नौकरी कर लेना। आखिर बच्चे तो पालने हैं। और अगर नौकरी ना छोड़ सको तो इन दोनों को भारत अपने माँ बाबूजी के पास भेज दो। वह पाल कर बड़ा कर देंगे तो हम इन्हें वापस ले आएंगे। विराट के मित्र सलभ और ईरा ने भी विराट को खूब समझाया, लेकिन मदद नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वे दोनों भी जॉब करते थे। विराट को एक सनक सवार हो गई थी। वह गूगल पर अमेरिका में फोस्टर होम के नियमों का आकलन करने हेतु सर्च करने लग गया था। उसे पक्का विश्वास था कि नव्या को नौकरी का नशा चढ़ चुका है। वह नौकरी तो नहीं छोड़ेगी। हाँ, अलबत्ता बच्चों को अपने माँ बाप के पास भारत भेज देगी। यदि बच्चे अपने से दूर करने ही हैं, तो क्यों ना उनके पालन करने वाले माता पिता ढूंढ लिए जाए। इससे यह अमेरिका में ही पलेंगे और बड़े होने पर हमें यहीं वापस मिल जाएंगे। काले लोग तो अपने बच्चे वहां पालते ही रहते हैं। उसे यही फितूर चढ़ गया था। पारिवारिक संबंधों में यदि संजिंदगी आदर सम्मान का भाव ना रहे तो दो बातें ही होती हैं, या तो घुटन भरी जिंदगी या परिवार में टूटन। विडंबना तो यह है कि इस टूटन की काल कोठरी की घुटन स्त्री को ही सहनी पड़ती है। इन कुंठाओं से इतर कहाँ है उसका गुजारा। विराट चुपचाप फोस्टर होम बच्चे पालने वाले घर वालों से पूरी पूछताछ करके 2 दिन की छुट्टी लेकर घर बैठ गया। घर में बच्चों के सामान की लिस्ट बनाकर उसने पैकिंग भी कर ली और दूसरे दिन उन्हें फोस्टर होम ले गया। एक अंग्रेज दंपत्ति जिन्होंने फोस्टर पेरेंट्स का लाइसेंस लिया हुआ था, उन्हें ही अपने दोनों बच्चे दे आया और वहां की फीस भी भर आया। बाकी उसे ज्ञात था कि उनको फेडरल गवर्नमेंट भी पैसे देती है। सांझ ढले जब नव्या ऑफिस से घर आई तो उसे घर एकदम सूना लगा। उसे बच्चे कहीं नहीं दिखाई दिए तो उसने विराट को आवाज दी स्टडी में। बच्चे कहाँ हैं विराट? दोनों कहाँ गए हैं? विराट, सुनाई नहीं दे रहा क्या? बच्चे कहाँ हैं? उसने पास जाकर पूछा। विराट ने अपने आप को जवाब देने के लिए तैयार किया हुआ था। वह खींच कर बोला, बड़ी मुश्किल से उस शोर से छुटकारा मिला है तो तुम मेरा सिर खा गई हो। कौन सा तूफान आ गया है? शुक्र है 2 घड़ी चैन मिला है घर में। क्या करना है तुमने बच्चों को? आराम से बैठो। ये क्या बाकी बाकी बातें कर रहे हो? मैं बच्चों का पूछ रही हूँ। कहाँ है बच्चे? बच्चों को जहाँ होना चाहिए वहाँ पहुँचा आया हूँ। अब तुम भी चैन से रहो। जब बड़े होंगे तो मिल जाएंगे। तुमसे तो बच्चे पाले नहीं जा रहे थे, सो उनका इंतजाम कर दिया है। बड़े होंगे तो मिल जाएंगे। यह क्या कह रहे हो? तुम होश में तो हो? नव्या चीख कर बोली। वह थर थर कांप रही थी। विराट का कंधा पकड़कर उसने जोर से हिलाया। बताओ बच्चे कहाँ हैं? नहीं बताऊंगा, क्या कर लोगी? तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। एक तड़पती हुई माँ अपने बच्चों के लिए शेरनी जैसी हो जाती है। जल्दी बताओ बच्चे कहाँ हैं? मेरा सब्र खत्म हो रहा है। उसका रौद्र रूप देखकर विराट डर गया और बोला, चलो बैठो कार में। उन्हें फोस्टर होम में रख दिया है। इतना सुनते ही नव्या घबराई हुई चीख कर बोली, क्या? और वह उसको मारने दौड़ी। चलो बाबा, उनके पास लेकर चलता हूँ। समय काटे नहीं कट रहा था। वहां पहुंचने में 2 घंटे लग गए। रास्ते में वह सब बातें दोहरा रहा था कि तुम्हें कहा था नौकरी छोड़ दो वगैरह वगैरह। नव्या इतना ही बोली, मैंने सोचा था तुम छुट्टी लेकर मेरी मदद कर रहे हो बच्चों को संभालने में। मैं दूसरे डे केयर का पता कर रही थी। तुम तो धोखेबाज निकले। इसके अलावा वह कुछ भी नहीं सुन रही थी। उसे बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी। सच में जब यह लोग वहां पहुंचे तो दोनों बच्चे खूब रो रहे थे। वह पालक दंपत्ति ढेर सारे खिलौने देकर उनको चुप कराने का यत्न कर रहे थे। माँ को देखते ही वान्या मम्मी
कहकर जोर से चिल्लाई और आकर माँ से लिपट गई। नव्या उसको गोद में उठाए उसका सारा चेहरा चूमे जा रही थी। रोते हुए विराज को भी उसने दूसरे हाथ से उठा लिया था। उसने उस दंपत्ति से बात भी नहीं की। बच्चों को उठाए वह कार में जाकर बैठ गई थी। उसके दिमाग में फोस्टर होम की न्यूज घूम रही थी। वह पढ़ा करती थी कि अफ्रीकन अमेरिकन को बच्चे पालने नहीं आते हैं, इसलिए उन्हें फेडरल गवर्नमेंट द्वारा चलाए जा रहे पालक माता पिता के हाथ सौंप दिया जाता है, जहां वे चिंता और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं या उन्हें मानसिक रोग लग जाते हैं, क्योंकि बच्चों को वहां अपने असली माता पिता नहीं मिलते हैं, जिनकी संख्या हजारों में थी। उनके नियमों के अनुसार बच्चे 18 साल के होने पर ही माता पिता को मिलते थे। जो भी था, इसके भयावह परिणाम होते थे। दोनों बच्चों को छाती से चिपकाए वह जब घर में दाखिल हुई तो उसने ढेर सारे फैसले मन में ही ले लिए थे। सबसे पहले उसने लंबी छुट्टी के लिए आवेदन पत्र भेज दिया। उसी रात को बाबूजी से कहा कि माँ को भेज दें, वह उनका टिकट भेज रही है। साथ ही वह जार जार रोए जा रही थी। ऑफिस की अपनी 2 सहेलियों को उसने सारी घटना बताई, जिसे सुनकर उन्होंने आना चाहा पर उसने मना कर दिया। हाँ, फोन पर ही सलाह मशवरा किया। एक माँ की अंतरात्मा तड़प रही थी। वह भीतर के जख्मों से रिश्ते खून को आंखों के रास्ते आंसुओं का दरिया बहा रही थी। उसकी सांस धौकनी सी चल रही थी और हाथ पैर कांपे जा रहे थे। वह हैरान थी इस बाप की हिम्मत देखकर, जो 18 वर्षों तक यानी कि बालिग होने तक अपने को संतान सुख से वंचित कर संतुष्ट था। पितृ सुख से उसका कोई लेना देना नहीं था। कितना पाषाण हृदय था उसका। नव्या का मन हो रहा था उसके मुंह पर थूक दे। उधर वह भिचकी के 2-4 पैग चढ़ाकर जाके सो गया था, जबकि इसने सारी रात बच्चों को गोद में लिटाए सोफे के साथ कारपेट पर बैठकर काट दी थी। अगले 10 दिन तक वह पल भर को भी बच्चों से अलग नहीं होती थी, जब तक कि उसके माँ नहीं आ गई थी। उसने पुनः ऑफिस जाना आरंभ कर दिया था। अब अपने मैनेजर एवं कुछ सहयोगियों से सलाह करके उसने तलाक की अर्जी कोर्ट में दे दी थी। तलाक के लिए कारण स्पष्ट था, अपनी और बच्चों की असुरक्षा। नामालूम छुट्टियां लेकर वह सरकारी लोगों को बुलाकर अपने बच्चे दिखाता रहता था कि उनको देखने वाला कोई नहीं है, क्योंकि बिना प्रूफ के बच्चों को पालक माता पिता की देखरेख में रखने की आज्ञा नहीं मिलती है। वह बहुत डर गई थी। उसके दोस्त व सहेलियां सभी हैरान थे विराट के इस कदम पर। उसने विराट से भी कह दिया, अब हम एक ही छत के नीचे नहीं रह सकते हैं। अच्छा यही है कि तुम अपना इंतजाम कहीं और कर लो। विराट ने बिना विरोध के एक फ्लैट किराए पर ले लिया। वह वहीं जाकर रहने लग गया था। वान्या अब स्कूल जाने लग गई थी। विराज भी डे केयर में मस्त रहता था। नव्या फिर भी डरती थी कि विराट कहीं बच्चों को ले ना जाए। तलाक होने में 1 साल लग गया। नव्या ने पैसे की कोई मांग नहीं की। जज ने फैसला दिया कि बच्चे 1 हफ्ता माँ के पास रहेंगे तो 1 हफ्ता पापा के पास रहेंगे। यही विराट की मांग थी। जज ने और मुसीबत डाल दी। बच्चे पापा के पास खुश नहीं रहते थे, लेकिन कानून का कहना तो मानना पड़ना था। एक बार वान्या को वायरल बुखार हो गया और बच्चों का पापा के घर जाने का समय आ गया। नव्या उसे अपने से दूर नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि वह उसे गोद में लेकर रात भर बैठी रही थी। माँ की पीड़ा को गहरी व्यंजना के साथ नव्या बखूबी से महसूस कर रही थी, लेकिन कानून ने उसके हाथ बांध दिए थे। उसने विराट से इल्तजा की, इसे ठीक हो जाने दो। तुम बीमार बच्ची को कैसे संभालोगे? स्कूल भी नहीं भेज सकते और तुम छुट्टी भी नहीं लोगे। मैं जानती हूँ, लेकिन विराट नहीं माना। उसे जिद आ गई थी। वह दोनों बच्चे ले गया अपने घर। वान्या का रो रो कर बुरा हाल था। वह मम्मी के लिए बिलख रही थी। बच्चों के जाते ही नव्या पत्थर की तरह जड़वत वही की वही बैठी रह गई थी। जब कुछ होश आया तो वह कार लेकर विराट के घर गई और दरवाजे की घंटी बजा बजा कर जब थक गई और दरवाजा नहीं खुला तो उसने दरवाजा पीटना आरंभ कर दिया। पड़ोसी बाहर झांकने लग गए थे, लेकिन वह दरवाजा नहीं खोल रहा था।
भीतर से बच्चों के जोर जोर से रोने की आवाजें आ रही थी। बेबस, बेहाल, बेसब्र और बच्चों के प्यार में पागल माँ को कुछ सूझ नहीं रहा था। बदहवास ही वह फ्लैट के बाहर चक्कर लगाने लगी कि तभी उसके दिमाग में घर के भीतर घुसने का एक नया विचार कौंधा। घर के भीतर घुसने के लिए उसने वहां लगे एयर कंडीशनर के पेच खोलने आरंभ कर दिए। घंटा भर लगा और पेच खुल गए। इस बीच विराट ने बाहर झांका तो किसी को न पाकर वह तसल्ली से भीतर चला गया। तभी नव्या से कुछ पेच गिर गए, जिससे बाहर खटका सुनकर विराट ने भीतर की लाइट बंद करके बाहर झांका तो उसे नव्या का यह रवैया बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने आओ देखा न ताव और झट पुलिस को फोन कर दिया। अमेरिका में किसी के घर, यहाँ तक कि किसी के घर के आसपास की जमीन पर भी कोई बिना आज्ञा के आ जाए तो वह जुर्म है। फिर यह तो भीतर जाकर चोरी करने की मुहम्मत लगा रही थी। नव्या ने इस चोर रास्ते से बच्चों को तो क्या मिलना था। उसे हथकड़ियां लगाकर पुलिस पकड़ ले गई। उसे सामने देखकर बीमार बेटी और बेटा भी जोर जोर से रो रहे थे। सब पड़ोसी भी घरों से बाहर निकल आए थे। नव्या के बाल बिखरे थे, आंसुओं से तरबतर चेहरा, वह रो रो कर आंखें सूज चुकी थी। अब रही सही कसर भी पूरी हो गई थी। क्या सोचा था, क्या हो गया था। रिश्तों की नाजुकता को समझने हेतु संजीदा होने का अब समय समाप्त हो गया था। पासा पलट गया था। नव्या को बिल्कुल होश नहीं था। उसकी गृहस्थी पहले ही समाप्त हो गई थी। थाने में शिक्षकों के पीछे बैठी थी। उसे छुड़ाने और जमानत देने का मौका था। नव्या को दूर दूर तक कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था जो उसकी जमानत देने आता। वह जेल में लोहे के शिक्षकों के पीछे बैठी नाउम्मीदी में मरना सन्न हो चुकी थी कि अंधेरे की गहराई को चीरता एक सितारा अर्श से आज उसके समक्ष खड़ा अपने प्रकाश से उसको सराबोर कर रहा था। उसकी कंपनी का मैनेजर जो उसे अनवरत संघर्ष करते हुए देख रहा था, ऑफिस में सब सहयोगियों से सलाह करके उसकी जमानत देने आ पहुंचा था। इस घटना से नव्या पर जो कुठाराघात हुआ था और वह जिस बहादुरी और दिलेरी से अपनी लड़ाई लड़ रही थी, यह देखकर वह अंग्रेज उसकी आत्मशक्ति पर चकित था और उसका प्रशंसक भी। 6 फुट का वह अंग्रेज तकरीबन 45 वर्ष की आयु का स्वयं एक तलाकशुदा व्यक्ति था जो सबका चहेता था। उसे समक्ष देखकर नव्या में जान लौट आई थी और आशाओं के दीप जल उठे थे। रिचर्ड ने आते ही कहा, जीने की उमंग लेकर अब तुम बाहर आओ, बाकी हम सब देख लेंगे। सारा ऑफिस उसकी मदद करने को जुट गया था। वकील किया गया और संजीदगी के साथ सब उसके केस में जुट गए थे। इस बार दोनों बच्चे जो घर आए माँ के साथ तो बस वहीं रह गए थे। उधर विराट ने जब नव्या के ऑफिस में एकता का बल देखा तो भीतर ही भीतर वह डर गया। पुरुष प्रधान विसंगतियां जो उस पर हावी थी, उनका दम निकलता नजर आ रहा था उसे। उसकी कुंठाएं उसी को सताने लगी। एक दिन अचानक वह न जाने कहां चला गया, गायब ही हो गया। न उसके ऑफिस वालों को पता लगा और न ही भारत में उसके घर वालों को। बार बार दूसरी पार्टी की उपस्थिति के बगैर कोर्ट केस खारिज कर दिया गया। नव्या ने राहत की सांस ली और अपनी शक्ति, धैर्य, संयम और सबसे भाईचारा बनाकर रखने के अपने गुणों पर उसे आत्मसंतुष्टि हुई। उसने ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद किया। जीवन पटरी पर चलने लगा था। बच्चों ने सारी जिंदगी कभी भी पापा का नाम नहीं लिया। समय के पंख वर्षों को अपने ऊपर ढोए उड़े जा रहे थे। नव्या ने अपनी शादी की 25वीं सालगिरह की सारी रात इन ख्यालों की बिथियों में गुजारकर जब सुबह सोफे से उठना चाहा तो वानिया और विराज दोनों जवान बच्चों ने आकर माँ के गले में बाहें डाल दी और बोले, गुड मॉर्निंग मम्मा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।